डीआरबी न्यूज़ के दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कपिल देव खरवार। मेरे साथ सुबेश जी हैं और गुणवंत जी हैं, डीआरबी न्यूज़ की टीम है। मेरे साथ बैठी हुए हैं एक मुंबई की एक बड़ी डिग्निटरी। मैं उनसे बातचीत से पूर्व मैं चाहता हूं कि मैं अपने डीआरबी न्यूज़ के चैनल के दर्शकों को उनका परिचय थोड़े में दूँ। आपका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी। आप बेसिकली मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में छात्र जीवन में इन्होंने आचार्य रजनीश जी को भला कौन नहीं जानता है, उस कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ली। उनके रजनीश जी के छोटे भाई आपके क्लासमेट रहे। उन्हीं दौरान 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, उससे पहले जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हार गई थी और उनके खिलाफ रेड पटिशन दाखिल किया था राज नारायण जी ने, तो वह जो रेड पटिशन दाखिल की गई थी वह सौभाग्य से समझिए कि आपने डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी ने टाइप किया था और शांति भूषण ने उसको दाखिल किया था उनके नाम से। एक दूसरी उपलब्धि उसके बाद जब जनता पार्टी आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी आई, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी की पहली सभा मध्य प्रदेश में करने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। यहाँ ऐसे अनेकों कार्य जो उनके नाम से दर्ज है। यहाँ चेंबूर में आ गए, कालांतर में चेंबूर में आए, मुंबई में आए और चेंबूर में इन्होंने रामलीला 1974 से 1974 से नहीं 1994 से आपने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति का गठन कर रामलीला का मंचन कराते हैं। इस साल 2025 के लिए उनके छोटे पुत्र कुणाल जी को अध्यक्ष बनाया गया है रामलीला का। मैं कुछ राजनीतिक जो इनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं बता दूं कि आपने जो सजेशन अभी तक देश के प्रधानमंत्री को दी है, वो कई सारे सजेशन पर काम चल रहा है। हर हफ्ते में पीएम कार्यालय से फ़ोन आता है कि सजेशन आपका मिल गया और सजेशन पर काम चल रहा है, सजेशन भेज दिया गया है। मैं एक प्रत्यक्ष बात अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं ताकि आप जिसका इंटरव्यू देख रहे हैं, मेरे परिचय से आपको पता चलेगा कि ऐसे वैसे नहीं है। इनके ज्ञान की, इनकी क्षमता जो है सोचने की, समझने की, इनकी डिग्री की, तो इससे पता चलता है कि पिछले दिनों मैं दिल्ली गया था अग्रवाल जी के साथ में और केंद्रीय मंत्री लोक निर्माण विभाग नितिन गडकरी जी के ऑफिस में गया और उनसे बातों में मुझे पता चला। लेटर तो मैं जानता था कि आप भेजते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष मेरे सामने गडकरी जी ने कहा कि अग्रवाल जी आप क्या बात कर रहे हैं, 70% तो आपके दिए हुए सजेशन पर हम देश में काम कर रहे हैं, आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि मैं जिस व्यक्ति के साथ हूँ उस व्यक्ति का दिमाग कहाँ तक है देश हित में, कहाँ तक उनकी सोच है कि आज केंद्र सरकार उनके सजेशन पर, बहुत सारे सजेशन पर काम कर रही है। मैं ज़्यादा कुछ न बोलकर मैं इतना कहूँगा कि अपने हमारे डीआरबी न्यूज़ चैनल के दर्शक, पिछले दिनों आप हमारे कार्यालय में कुर्ला में आए थे और आपने एक इंटरव्यू दिया था समाज हित में, देश हित में और बम्बई के आवाम के लिए, सरकार के लिए एक इंटरव्यू दिया था। डीआरबी न्यूज़ के चैनल के दर्शकों ने काफ़ी उसे पसंद किया है और आज उसी मकसद से हम यहाँ आपके आवाज़ पर आए गए हैं चेंबूर में। यहाँ उनके छोटे बेटे कुणाल अग्रवाल जी के घर पर हैं। तो अब इस बार वो बताएं हमारे चैनल के दर्शकों को कि इस बार महाराष्ट्र सरकार के बारे में, महाराष्ट्र की जनता के बारे में कौन कौन सी बातें जो नई है, आपकी सोच है, आप हमारे दर्शकों को, चैनल के दर्शकों को बताएं। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में अजित पवार जी ने जो बजट पेश किया है वो बहुत प्रेगमेटिक है। ये लोक लुभावन के हिसाब से नहीं बनाए गए। दूसरा मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र में रहने वाले जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हमारे को अगर कुछ अधिकार है महाराष्ट्र के नागरिक रहने का, तो उसके साथ साथ में हमारा कर्तव्य इसके साथ में चलता है। और जो कुछ भी महाराष्ट्र की उन्नति के लिए जो भी हम काम कर सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव काम कर सकते हैं, तो उतना हमारे लिए, तो उतना हमारे महाराष्ट्र के लिए सुलभ है। जैसे मैंने कई बातें बताई, एक तो ये है कि जैसा मान लीजिए अभी महाराष्ट्र के भीतर से जितने बाहर के लोग आकर के यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं,
कोई फुटपाथ में, कोई यहाँ वहाँ, इसमें लोग रह रहे हैं, लोग अपना जीवन यापन करते हैं, लोगों के पास न गाड़ियाँ लगाते हैं, सब काम करते हैं। मगर ये सब जो अधिकार है वो महाराष्ट्र में पैदा हुए महाराष्ट्र के लोगों को मिलना चाहिए, और सब लोगों को उसमें आई कार्ड होना चाहिए, उसके इनके भीतर से फ़ोटो होना चाहिए, और तो उसके भीतर से उनका पहले अधिकार है, ना कि बाहर से जो लोग आकर के बसे हैं उनका पहले उनका अधिकार तो नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के भूमि पुत्रों का सबसे ज़्यादा अधिकार है, पहला अधिकार है, उसके बाद देश के अन्य जिलों से जो लोग आए हैं उनको है, लेकिन उनका भी होना चाहिए, चूँकि वो भी देश के नागरिक हैं और ये देश का जो आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है, तो उनके लिए भी तो आपके विचार में क्या है, उनके लिए भी क्या है? पहला अधिकार ये महाराष्ट्र में रहने वाले, महाराष्ट्र में पैदा हुए और महाराष्ट्र के वजह से उनका अधिकार पहला। जी। दूसरा ये है कि जो लोग भी वहाँ पर जो भी व्यापार करते हैं वो लोगों को, सबके म्यूनिसिपैलिटी को या गवर्नमेंट को उसके भीतर से कुछ न कुछ उनको कंट्रीब्यूशन, उनको सहयोग उनको देना चाहिए, क्योंकि जिस जल का हम उपयोग करते हैं, जिस गटर का हम उपयोग करते हैं, जिस सड़क का हम उपयोग करते हैं, जिस फुटपाथ का हम यूज़ करते हैं, जैसे रेलवे का हम यूज़ करते हैं, जिसके बसों का हम उपयोग करते हैं, उन सारी की सारी चीज़ें जो तो गवर्नमेंट के खर्चे से चलती, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो या स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे को इसके भीतर से कुछ हमारे को सहयोग राशि होनी चाहिए, चाहे वो महीने का चाहे 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये, जिसकी जैसी आवश्यकता, जिसकी जैसी ज़रूरत, कि भाई मैं इतना दे सकता हूँ, स्वेच्छा उनको देना चाहिए, उसके भीतर गवर्नमेंट की बाइंडिंग्स की भी ज़रूरत नहीं। और जैसा कि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह गवर्नमेंट तो लेती है, उसके अलावा जो आप चाहते हैं कि बिजनेस में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें से भी कुछ हिस्सा अपने सरकार को दें। नहीं, देखिए ऐसे जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो तो बिल्डिंग वालों से आप लेते हो, बाकी लोगों से आप कहाँ लेते हो? हाँ, बाकी लोग फुटपाथ पर ऐसे दुकानों करके ऐसे जगह पर कर रहे हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं सरकार को? तो वो लोग भी इसके भीतर से उनको भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करने चाहिए, उसके रसीद लेना चाहिए, तो उनको बराबर मालूम पड़ेगा कि बजाय इसके कि बाकी इधर उधर आलतू फालतू जो जगह में जो खर्चा होता है, वो खर्चा होने की जगह वो गवर्नमेंट के खाते में जाए, नहीं किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में। इससे उनके लिए भी एक ये कहने को रहेगा कि हम भी यहाँ रहते हैं, तो ये दक्ष नागरिक के रूप में अगर हम यहाँ रहते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है सरकार को आर्थिक रूप में कुछ न कुछ सहयोग करें, जो भी अपनी आय के अनुसार वो करें। जी, धन्यवाद। इसके बाद और अन्य कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बम्बई के भीतर से रहने वाले यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, लाखों की तादाद में, चाहे नेवी के हो, चाहे आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, या कि अपने ये जो है पूरा प्रतिभा नगर, इधर इतनी जो है मैंने लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सब जगह के भीतर से सब म्यूनिसिपैलिटी का, स्टेट गवर्नमेंट की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, तो उसके भीतर से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसके भीतर से प्रपोर्शनेट जो भी वो लोग आपस में बैठ करके डिसाइड करें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोग डिसाइड करके उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो कि जीएसटी से अलग है, क्योंकि जीएसटी का 41% जो स्टेट के पास से जाता है वो तो केरल में भी जाता है, बंगाल में भी जाता है, यूपी में भी जाता है, तो सभी लोगों के पास से जाता है और इसका कोई संबंध नहीं। सारी जगह तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग नहीं रहते हैं, वो सारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ के उसके भीतर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या चाहेंगे? नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये जो बीएसटी की जो बसें चलती हैं, एक ज़माने के भीतर से, चाहे सेंट्रल रेलवे है या कि अपना वेस्टर्न रेलवे है, और ये बीएसटी की बसेस है, ये सब प्राइवेटाइज थी। गवर्नमेंट ने सब उसको नेशनलाइज कर दिया, मगर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करके गवर्नमेंट ने कोई इसको एक साथ में इंटीग्रेट नहीं किया है। तो आज मान लीजिए कि हमारी जो बस है वो कोलाबा से ले करके देसा विरार तक जाती है, और हमारी जो ट्रेन है वो भी देसा विरार तक जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेनें अलग यहाँ से वहाँ जाती, तो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने एक पैरेलल व्यवस्था बनाई है। उस पैरेलल व्यवस्था की जगह में उनको एक फीडर रूट की जगह अगर करेंगे तो डबल डेकर बस अब कोलाबा से वहाँ तक जाए, उसके बजाय अगर वो लोग उसका फीडर बस रखें, मिनी बस, जिसमें 20-30 लोग बैठते हैं और वो लोग हर 5-5 मिनट में वो लोग चलें और चल करके वो लोग रेलवे स्टेशन तक जाए, तो उसकी वजह से बहुत सारी उसके भीतर से बीएसटी में जो नुकसान चल रहा है
बहुत से कुछ इसका फ़ायदा होगा। और जो बीएससी में जो टिकटिंग वगैरह की जो व्यवस्था है, वजह टिकट फाड़ने के, ये करने के और पैसा गिनने के सब चिल्ले उनके पास आती है। और बीएससी के भीतर से आप जाएंगे, पूरा कोठे के कोठे भरा है, कोई चिल्ले लेने वाला नहीं है। तो इसके बजाय अगर मान लीजिए जैसा भी आजकल जो चालू है यूपीआई के हिसाब से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा ये कि आप कहीं भी जाते हैं, आपको बोलते हैं यहाँ से आपको नरी जाने का तो इतना पैसा, फिर जाते तो इतना पैसा है। तो उसकी वजह मेरा सजेशन है कि जितने आप पर स्टाफ आप लगाइए, कि अगर आप 2 स्टाफ में गए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, 5 स्टाफ में गए तो आपको इतना पैसा देना है, 4 स्टाफ में गए तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और जो बीएससी के जो कंडक्टर हैं या जो ड्राइवर उन लोगों को इतना पुलिस की उनको पावर होना चाहिए कि वो जहाँ से भी जाते हैं उस रास्ते में जो भी इनक्रोचर्स बैठे चाहे कोई भी हो, उनको हटाने के लिए वो लोग उनको प्रोसिक्यूट कर सके, उनको जो चालान फाड़ सके, भैया जैसे बस जा रहे इतने लोगों को हम ले करके जा रहे हैं आपके सबके सुविधा के लिए, आप लोग इसके भीतर से आप लोग इसमें जो अड़ंगा डाल रहे हैं तो ये अड़ंगा मत डालिए, आपने अड़ंगा डाला है तो आप उसका पैसा भरो, पुलिस स्टेशन में जा करके उनको पुलिस पावर उनको होना चाहिए। तो उसके वजह से उनके जो रास्ते में जो बसें आती है, ये घंटों तक बसें नहीं आ रही, 5 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ते में अटक करके पड़ी, वो प्रॉब्लम उसके भीतर से सॉल्व होगा। ये मुद्दा आप पिछले दिनों भी हमारे कार्यालय में अपना इंटरव्यू देने के लिए आए थे, साक्षात्कार में आपने उठाया था इस मुद्दे को विस्तार रूप से, और मुझे याद है काफ़ी लोगों ने आपके उस क्लिप को लाइक भी किया और इस मुद्दे पर चर्चा भी की। हमको उसके ऊपर उनके कमेंट्स भी मिले कि आपकी चर्चा के बारे में, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। और नेक्स्ट क्या आप चाहते हैं, दूसरा क्या विचार है आप? मेरा विचार ये है कि यहाँ पर जितने जो गवर्नमेंट लैंड है, सबसे बड़े यहाँ के जो लैंड है वो बीपीटी के पास है, सबसे ज़्यादा लैंड कलेक्टर के पास है। जो लोग कराची से पाकिस्तान से आए उनको कलेक्टर लैंड दी गई, उसके भीतर से जो बीपीटी वाले हैं वो लोग ने भी खाली लोग ऐसे बना करके लोग रह रहे हैं, खाली कोर्टों के भीतर से खाली लिटिगेशन चल रहा है, कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। ये 1980-82 के ज़माने से चल रहा है। इसी तरीके से आपके जितने जो सेल्ट लैंड है जहाँ पर साल्ट नहीं पैदा होता है, खाली एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो ऐसे ये जितनी जो गवर्नमेंट के लैंड है, चाहे वो कलेक्टर लैंड हो, चाहे उसके भीतर से आपका ये बीपीटी के लैंड हो, या जितनी भी ऐसा साल्ट के भीतर से जो लैंड है, ये सारे के सारे लैंड उनको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देना चाहिए। एक बात तो आपको सही बता दूं कि अभी आपकी बात को मैं प्रमाणित कर देता हूं कि साल्ट के नाम पर बहुत सारी ज़मीनें इनक्लोज कर दी गई है, लेकिन वहां नमक से कोई मतलब नहीं है, कोई दूर दूर तक का। छेड़ा नगर का मैं मुद्दा आपको शायद यह मालूम हो, नज़दीक है कि छेड़ा नगर का बहुत बड़ा प्लॉट है जिसमें बड़े लोगों की बिल्डिंगें, इमारतें बन गई है, और बहुत बेघर बार वाले लोग, सैकड़ों लोग जिनके लाइट, पानी, अडानी की तरफ से लाइट है, पानी है, महानगर पालिका का वो टैक्स देते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारा मौजूद रहने के बाद भी सॉल्ट की ज़मीन है, इसके नाम पर उन गरीबों को ऐन बरसात के मौके पर उनको वहाँ से हकाल दिया गया, खाली उसका उस नाम पर, कि चूँकि सॉल्ट के नाम पर ये ज़मीन है इसलिए गरीबों को उजाड़ दिया गया। तो बरसात में, जबकि जीआर निकल चुका था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि बारिश में नहीं तोड़ी जाएगा। तो जो आपने कहा वो बात आपके सामने है, आपके चेंबूर में ही है। मैं इसको प्रमाण के रूप में आपको हमने बताया कि आपने ये बहुत बड़ी अच्छी एक मुद्दा जो देश हित में, समाज हित में है, आपने हमारे चैनल को बताया है। नेक्स्ट आप क्या कहेंगे? उसी के तरीके से रेलवे की लैंड के भीतर से अपने वडाला चले जाओ, मस्जिद बंदे चले जाओ, सब रेलवे के लैंड के भीतर इंक्रोचमेंट है। तो उनको आप उन्हें पुनर्स्थापित करिए, उनको पट्टा दीजिए, उनको बल्ले बल्ले आप यहाँ पर रहो और गवर्नमेंट को पैसा दो। तो सब जगह से इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ सकता है, मगर वो रेवेन्यू छोड़ करके बाकी हम सारे के सारे काम करने में लगे, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ेगा। हाँ, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो ज़रूरी है कि सरकार रेलवे चाहे, हाँ, रेल मंत्रालय उसको करके कोपाई करे और उन्हीं को वहीं उसी जगह पर स्थापित करे, उससे उसका जो भी मुआवजा है वो एक मूल्य तय करे, ताकि सरकार को भी, रेलवे को भी मिले और रहने वाले लोगों को भी ये सुविधा उसे मिले। दूसरा और क्या, महाराष्ट्र की जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनको मूलभूत रूप से ये सरकार की तरफ से ये क्या क्या होनी चाहिए, ये भी हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा ये है कि अभी हमारा जो अप्रोच है, पहली बात तो ये है कि जितनी जो हमारी जो नेगेटिविटी है
नेगेटिविटी से कभी कोई काम बनता नहीं है। अभी मैंने इतनी जगह में मैंने आई कैम्प किए, उसके भीतर से मैंने अपना चर्चों में भी किए, स्कूलों के भीतर भी किए, आरटीओ ऑफिस में भी किए, पुलिस स्टेशन में किए, झोपड़पट्टी में भी किए, शिवसेना के शाखाओं के भीतर भी किए, और लोगों का आई फर्स्ट लेंस क्लब के साथ में उतना लोगों को सुविधा मिली। आरटीओ के भीतर मैंने किया था तो कम से कम 1-2 हज़ार लोग आए, और इसमें से 90% लोगों की इसमें आंखें खराब। अभी जिनको बराबर दिखता ही नहीं तो एक्सीडेंट तो होगा। तो अगर बराबर रेगुलर अगर अपन उनका चेकअप करेंगे, उनको अपन चश्मा देंगे, उनका अपन ध्यान रखेंगे, तो सब तो ये सब चीज़ें तो कम सी होगी। और ये सहयोग से होता है, ये खाली नारेबाजी से और अपने जो है खाली झंडे फहराने से नहीं होता है। अब जाकर के आरटीओ सवार कहे भाई मुझे ऐसा करना है, सब ड्राइवरों के लिए करने का है, तो जितने ट्रांसपोर्ट वाले लोग आते हैं उनका करिए, ऑटो रिक्शा वालों का करिए, टैक्सी वालों का करिए। तो जिसकी आँख बराबर रहेगी तो बराबर देखेगा, बराबर नहीं देखता तो ये सब होता है। और सबके लिए एक दूसरे से कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आप ये नहीं समझिए कि म्यूनिसिपैलिटी वाले हमारे कोई दुश्मन कोई नहीं है, कि हमारी अप्रोच नेगेटिव है। हमारी अप्रोच अगर पॉजिटिव रहेगी, मैंने तो इतने म्यूनिसिपैलिटी वालों के साथ में काम किए, मगर सब सहयोग से काम किए। जितने स्कूल हैं यहाँ के, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल में मैं गया, मैंने कहा भाई आपको क्या चाहिए? बोले सब हमारे यहाँ पर सब ये बेंच टूटी पड़ी है, सब पंखा इधर पर काम नहीं कर रहा है, सब बच्चों को पढ़ने के लिए सब हमारे पास में ये ब्लैक बोर्ड टूटा पड़ा है लोगों का ये नहीं है, तो हम क्या करें? तो इन सब जगह के भीतर एक एक जगह जा कर के, क्योंकि वो बोलते बोले भाई हम ऊपर लिखते हैं, तो बोलते हमारे पास में बजट नहीं है, बजट है तो तुम्हारे लिए सैंक्शन नहीं है। तो जिन लोगों को जितनी भी अपन मदद कर सकते हैं तो उनको जा कर के मदद करिए ना। तो आप जब उनके पास से जाएंगे, पूछेंगे आपकी समस्या क्या है, किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, वो ज़्यादा हमारे को जो है लोगों के हम पास तक पहुँचेंगे। और खाली अपने जो है माला पहनने से, माला पहनाने से, जो नगर सेवक लोगों का ज़्यादा करके यही हाल है। इसलिए 90% लोग कभी जीत करके आते नहीं, दोबारा रिपीट नहीं होते, क्योंकि माला पहनने से वोट नहीं मिलने वाले, माला पहनाने से वोट मिलने वाले नहीं। खाली आप विजिबिलिटी रहेगी, लोग आपको नाम से जानेंगे कि आदमी सो एंड सो है, मगर जब तक आप देखेंगे नहीं भाई तुम्हारे नाले के भीतर तो यहाँ पर कचरा भरा पड़ा है, 6-6 महीने से सफाई नहीं हुई है, अब कितने से पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जंगल जो पाइप है, पाइप के भीतर जंग के लगी पड़ी। फायर ब्रिगेड के जितने हाइड्रेंट्स हो तो चलते नहीं, क्योंकि फायर ब्रिगेड के हाइड्रेंट से लोगों ने कनेक्शन लेकर रखे पानी के। बिजली की ज़रूरत पड़ती तो हम ये अपना ये जो है अपना तो रेलवे के भीतर से बिजली की चोरी करते। तो ये सब बहुत सारी जो चीज़ें जैसे कि हम ठीक कर सकते। और बहुत सी जगह में जब मैं एक्टिव था उम्र के हिसाब से, तो बहुत सी चीज़ें उसके मैंने चालू किया है, और सब लोगों को मिल करके समझा करके बुझा करके बता करके, और सब लोगों ने साथ दिया है। कोई आदमी ऐसा नहीं कि बोले हम आपका साथ नहीं देंगे। जो अफेक्टेड लोग थे वो, जो सरकारी लोग थे वो, दोनों लोगों ने साथ दिए, मगर ये अप्रोच अपने को बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलना पड़ेगी। इस मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी, फिर तीसरी टाइम आपसे मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे। मैं अपने चैनल के संपादक और यहाँ मुंबई के युवा समाज सेवी मंदराज प्रतिष्ठान के फाउंडर अध्यक्ष ट्रस्टी मनोज भाई राजन नाथानी जी की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप जैसे वरिष्ठ सीनियर आलिम आफ्ता जिसको बोलते हैं, कितना जाने कितनी डिग्रियां आपके पास हैं, ऐसे आपके विचारों को हम आपके माध्यम से मुखारबिंद से सुनकर अपने चैनल के माध्यम से बम्बई और बम्बई के बाहर की जनता तक पहुंचाएंगे। इसी अपेक्षाओं के साथ नमस्कार। मनोज भाई के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मनोज भाई के जैसे जूनियर लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मनोज भाई के जैसे जूनियर लोग बहुत कम मिलते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हर हफ्ते वो सोचते हैं कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई सामाजिक काम किया जाए, लोगों को चश्मा दिया जाए, जिस तरीके पुस्तकें दी जाए, ये वितरण किया जाए। तो जितने सामाजिक काम कर रहे हैं ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अब बम्बई में तो भाई अगर मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा, जैसे मुश्किल से 10-5 लोग मिलेंगे तो मिलेंगे, बाकी लोगों की संख्या बहुत कम है, माइनॉरिटी में है, मगर फिर भी वो जितना काम कर रहे हैं वो कम की मेजॉरिटी में है, संख्या में भले कम। धन्यवाद। ये तो आपने सही कहा कि मंदराज प्रतिष्ठान के माध्यम से केवल 10 रुपये में दवाइयाँ
वो व्यक्ति के माध्यम से लोग ले रहे हैं। केवल 10 रुपये, आज 10 रुपये में अच्छी चाय भी नहीं मिल सकती है। और आप हमेशा से ही उनके ऊपर, उनकी कार्यों के ऊपर नज़र रखते हैं और नवभारत में खबर आती है, चाहे कहीं भी खबर आती है, आप मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मनोज भाई की एक्टिविटी का, और यही आशीर्वाद आप उन पर बनाए रखें। इन्हीं के साथ आपका भी नमस्कार, धन्यवाद, और हमारे चैनल के दर्शकों का भी नमस्कार और धन्यवाद।